हेलो। चलिए आज देखते हैं जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम करा रहे थे, जिसकी 3 वीडियोस पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये 50 क्वेश्चन मतलब थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आप 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लाइए सर। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अगली वीडियोस में मैं 20 या 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 20 क्वेश्चन शायद हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट बेहद सही रहेंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, इस जो हम सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो ए नंबर है अल्फ्रेड, दूसरा है लेवेटर या फ्रांसिस गाल्टन या विलियम स्टर्न। ये 4 क्वेश्चन है जिसको मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसका आंसर करेक्ट करके बता दीजिए। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो पर क्वेश्चन में एक चीज़ कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़न क्या, ऑप्शन से वो चीज़ क्लियर हो रही है। उसने ये नहीं दिया कि भारत या विश्व, ये क्वेश्चन देना चाहिए था कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण मतलब निर्माण किसने किया। इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए थे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से वो चीज़ नहीं है। अगर भारत की बात करता या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करता तो उसका नाम देता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 10 सेकंड हो गए होंगे, अल्फ्रेड बिने। इसके कौन थे? अल्फ्रेड बिने। अब इस पर हम बात करेंगे, अल्फ्रेड बिने के ऊपर बात करेंगे कि इन्होंने ही सर्वप्रथम क्यों बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो हम कुछ बताना चाहते हैं। जो अल्फ्रेड बिने थे, ये अल्फ्रेड बिने जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही थी, जिसमें आर्मी में कुछ लोग, मतलब जो आर्मी होती है ना, आर्मी में भर्ती के लिए सेना की ज़रूरत थी। तो कुछ मंदबुद्धि के बालक थे जिनका परीक्षण करने के लिए अल्फ्रेड बिने ने एक मतलब बुद्धि परीक्षण को मतलब समझ लीजिए उसके जन्मदाता बने। उन्होंने एक नियम बनाया कि हिसाब से हम मतलब बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने मतलब इसको सन 1908 ईस्वी में बनाया था, 1908 ईस्वी में, परंतु पुनः 1911 ईस्वी में इन्होंने इसको मतलब लोगों के बीच में लाए और इस पर काफ़ी फोकस हुआ और काफ़ी कार्य किया गया। इन्होंने फिर इसकी मतलब बताई अन्य देशों में, जैसे अमेरिका चले गए और फिर जैसे इटली गए थे। तो इस तरह से कुछ कंट्रियों में गए, फिर वहाँ प्रसार होने लगा। तो इससे एक क्वेश्चन और हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, बन गया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम मतलब बुद्धि परीक्षण को कब खोजा। तो जब सर्वप्रथम जो खोजा इन्होंने 1908 में, क्वेश्चन ये बनेगा सर्वप्रथम इन्होंने कब खोजा, 1908 में। इन्होंने मतलब प्रकाशित मतलब कह सकते हो, इसका मतलब पूर्ण रूप से इसको सिद्ध कब किया, ये लोगों के सामने कब लाएं, तो ये 1911 ईस्वी में। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किन किन देशों की यात्रा की, बुद्धि परीक्षण मतलब बुद्धि जब परीक्षण का निर्माण इन्होंने किया तो उन्होंने किन देशों की यात्रा की, जैसे इटली है, अमेरिका है, इन देशों की इन्होंने यात्रा की। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया। सर्वप्रथम की बात हो रही है तो हम बात करेंगे कि एक आपने डॉक्टर साहब का नाम सुना होगा, डॉक्टर सी एच जो राइस थे। ये विश्वविद्यालय था एक लाहौर में विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था, लाहौर में के विश्वविद्यालय का नाम था एफ जी कॉलेज। वहाँ के प्रोफेसर थे। तो वहाँ के जब प्रोफेसर थे तो इन्होंने 1922 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, करीब 7-8 क्वेश्चन तो ही गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है
कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मैं इसी तरह से जिन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगेगा उसके बारे में काफ़ी बेहद जानकारी देने की आशा करूँगा। चलिए, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास या ध्यान का विकास या भाषा का विकास। तो इसके लिए हम 10 सेकंड दे रहे हैं गाइस, जल्दी से बता दीजिए। जो है संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो संवेदन ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है वो मानसिक विकास है। यदि आपका मानसिक विकास सही है तो वही जो है वो पहली सीढ़ी मानी जाएगी, वो पहली सीढ़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है आयु पर। किस आयु पर होता है? किस आयु पर होता है? तर्क, जिज्ञासा 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम है इसके लिए, जल्दी से बता दीजिएगा। इस तीसरा क्वेश्चन है, इसकी जो करेक्ट आयु हो जाएगी वो 11 वर्ष हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जल्दी से बात करिए। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, यहाँ पे इस नहीं होना चाहिए, किस होना चाहिए। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो मतलब घूमने और नई खोज करने की। ये शेषवावस्था है, शेषवावस्था कर दीजिए। शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रोणावस्था या उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था। वैसे अगर उत्तर बाल्यावस्था ना होता तो इसका किशोरावस्था सही था, बट यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था दे दिया, इसलिए इसका सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है? नियम नहीं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, अभिप्रेरणा का नियम या प्रत्यागमन। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, नियम नहीं है पूछ रहा, तो नियम नहीं है के लिए समानता, भिन्नता या अभिप्रेरणा या प्रत्यागमन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो अभिप्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि वही वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशनल वंशानुक्रम का क्रम नहीं है। समानता हो सकती, भिन्नता हो सकती, प्रत्यागमन हो सकती, पर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन नहीं हो सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा छठा, किस अवस्था, यहाँ पे किस कर दीजिए फिर, किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रोणावस्था, बाल्यावस्था। किस अवस्था को मिथ्या, बात समझिए, मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है। छठे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाल्यावस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का है हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषवावस्था की जो विशेषता नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता। 10 सेकंड का टाइम है। आप लोग ये जानते होंगे जो शेषावस्था के बालक होते हैं शारीरिक विकास की, तो उनका खूब तेज़ी से बढ़ता ही है। और दूसरा ऑप्शन तो हमको नहीं, अभी देखिए, दूसरों पर वो निर्भर होते ही हैं, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सब चीज़ समझने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब तो उसमें जो होता है, मतलब ये नहीं उनको पता होता नैतिकता, इनको ये हमारे मतलब रिलेशनशिप कैसे, नैतिक भावना उनके अंदर नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। टीचर ऐसा ही कहेगा कि सभी लोग सीख सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं कह सकते किसी अधिकारी के सामने कि ये बच्चा नहीं सीख सकता, ये कम सीख सकता है, ये कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भोग। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि जो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति थी भय, क्रोध और प्रेम था। भय, क्रोध मतलब घृणा और प्रेम था, और आश्चर्य तो होगा नहीं, भूख तो हो सकती है, भूख तो है ही है, पर ये नहीं मूल प्रवृत्ति, आश्चर्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है
21 मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास एक सतत धीमी धीमी प्रक्रिया है। स्किनर, हरलॉग, पियाजे या कोलसैनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो विकास है, विकास वो सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया हरलॉग ने कहा कि जो है यह सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। अधिगम में, अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग्स में बाधक होता है। प्रेरणा, रुचि या अधिगम, निस्सहायता या बुद्धि। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगमित निस्सहायता, अधिगमित निस्सहायता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं। स्मृति, अनुभूति, पहचान, धारणा, पुनः स्मरण। स्मृति से मतलब मेमोरी से संबंधित नहीं, मेमोरी से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन सॉरी इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, जो मेमोरी से संबंधित नहीं है। जल्दी से बता दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभूति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभूति। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया। तो आप सभी को पता होगा पावलोव ने किस पर किया था। पावलोव ने खरगोश, कुत्ते, चूहे, बिल्ली। तो आप सभी को पता होगा, इसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावलोव महोदय ने जो किया था वो कुत्ते पर किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के वक्र को कहते हैं सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक या सीखने में प्रगति के सूचक। तो सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। आई होप समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है और हमको कराना भी है जल्दी से। चलिए टाइम ना देते हुए एक बार कायदे से मतलब कुछ क्षणों का टाइम देंगे। बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। तो डिस्ग्रासिया, हाइपरलक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस जल्दी से बता दीजिए कि बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी में आप नोट करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही। पहला अगर सही है तो आप पहले पर टिक करिए, दूसरा यदि गलत है दूसरे पर टिक करिए, तीसरा आपका सही है तीसरे पर टिक करिए। इस तरह से आप काउंटिंग करिए। लास्ट में हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इतने क्वेश्चन गलत हैं सर। और यदि आपके 40 से 50 के बीच में आपके सही हैं तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपके मतलब कमी है तो आप थोड़ी मेहनत और करिए, अच्छे हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। तो बच्चों के गणित सीखने संबंधी जो अक्षमता है वो डिस्कैल्कुलिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। प्रभावी विकल्प, समान घटक या प्रयोगात्मक सोच या लागू करने योग्य अवधारणा। तो अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। तो अधिगम के स्थानांतरण हेतु, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस मतलब अधिगम जो होता है, अधिगम के स्थानांतरण में समान घटक होना चाहिए तो परिस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। समान घटक की परिस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गेने निम्न में से किससे संबंधित हैं। गेने तो अधिगम की श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के मूल्यांकन के कि अधिगम का प्रबंधन से। गेने महोदय निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो गेने महोदय ये संबंधित हैं, आप सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम के श्रेणी क्रम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुचि को, एकाग्रता को, परिपक्वता को, प्रेरणा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचर कि किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता। अध्यापक विकसित नहीं कर सकता और सबको अध्यापक किसको विकसित नहीं कर सकता है। तो रुचि को कर सकता है, एकाग्रता को कर सकता है, और प्रेरणा को कर सकता है, पर जो परिपक्वता को नहीं कर सकता, परिपक्वता को वह विकसित नहीं कर सकता। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिपक्वता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक
विकास हेतु जो उत्तम स्थान है वो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में अधिगम कहा जाता है, सोचना कहा जाता है, क्रिया करना या कल्पना करना। आई होप ये भी आप लोगों को पता होगा, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही तो हम कहते हैं सीख गए, तो ये अधिगम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता। तो भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना या भावनाओं का प्रबंधन या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं होता। तो भावनाओं की आलोचना, भावनाओं की आलोचना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए, इस थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं, अपना मार्कर जो है हमारा हल्का सा पतले कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि बच्चों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। उन्होंने खुद संभावना जताई है, क्वेश्चन जो दिया है इसका करेक्ट है जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंडूरा या जेबी वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा अल्बर्ट बंडूरा साहब होंगे, जो प्रोफेसर थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कायदे से समझ लेना, ये क्वेश्चन जो आया था शायद सीटेट 2018 के बैच में आया था, कंफर्म नहीं है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अल्बर्ट बंडूरा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, और हाँ किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है या हमसे कुछ गलत हो गया है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि गलती कम से कम हो, मिसिंग हमसे ना हो। क्योंकि आप लोग जब बताएंगे तो अच्छा लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मदद मिल रही हो और वो लोग कायदे से देख रहे हैं। यदि आप कमी बताएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ कुछ मन लग रहा है, नहीं तो अन्यथा नहीं पता चलता। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, टाइम जाया ना करते हुए, वेस्ट हो रहा टाइम। चलिए जो हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई मूवीज़ आ रही, उसी का मॉडल कह रहा है हम वही पहनेंगे, मूव अपने आप को करना चाहता है, करते इस प्रकार के अनुकरणों को कहा जाता है सामान्यीकरण कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, प्राथमिक अनुकरण या गौण अनुकरण। तो आप सभी को पता होगा जब हम किसी चीज़ को देखकर मतलब परिवर्तन चाहते हैं तो वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है सामाजिक अध्ययन। वो क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम है, कि हम उसको देखकर, समाज को देखकर हम बदलना चाहते हैं, वो क्या है, सामाजिक अधिगम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। बात समझिए, या मतलब एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखने सुगमता बनाने के अतिरिक्त यह कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्ष, मूल्य द्वंद्व या सुनिश्चित होना चाहिए। यहाँ पे सुनिश्चित कर दीजिए, यहाँ पे जो होगा हाँ सुनिश्चित ही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनिश्चित, ये वाला, ये समाजीकरण, तो सॉरी ये मतलब इसका जो करेक्शन हुआ है ये सुनिश्चित होगा, दुनिश्चितता नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि यदि एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक समूह में सम्मिलित करते हैं, मतलब एक टीचर है उसको मतलब एक समूह में जोड़ दिया, तो क्योंकि इसमें सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है, तो समाजीकरण में अतिरिक्त विकास करता है। समूह में मतलब उसने जोड़ दिया, तो जब उसमें जोड़ेगा तो सब मतलब समाज में एक नया परिवर्तन होगा, इसलिए जो परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समाजीकरण है। ये क्या है, समाजीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं, अधिगम किसके बिना संभव नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अब हम अगली बार हम कोशिश करेंगे कि मिसप्रिंट बहुत कम देखने को मिलेंगी। थोड़ा इसका हम सिस्टम चेंज करेंगे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जब लाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और काफ़ी हमारे जो हैं ग्रुप में लोग वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए टाइप करने में टाइम लग जाता है, इसलिए टाइप करवा देते हैं, और हम काफ़ी अच्छी तरह से अब टाइप करवाएंगे और भी बेटर, क्योंकि कुछ कमियां थी जो अब पूरी हो गई हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं।
कि अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? शिक्षक के बिना, पाठ्यपुस्तक के बिना, प्रेरणा के बिना, निर्देशक। तो अधिगम जो संभव नहीं है वो प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। यदि आप मोटिवेट नहीं होंगे, यदि आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप अधिगम मतलब सीख नहीं सकते। मोटिवेट होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? मोटिवेट। क्योंकि मोटिवेट से ही व्यक्ति कुछ सीख सकता है और कुछ मतलब खो भी सकता है, तो ऐसी होती है। तो अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता? अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता। समरूप तत्व, मानसिक अनुशासन, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, तथ्यों की विशुद्धता। तो जो कौन सा साधन नहीं हो, मतलब कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता? तो तथ्यों की विशुद्धता जो होगी तो सहायक नहीं होता। तथ्य की मतलब विशुद्धता ना होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। सामान्यीकरण, अनुवाद, अनुप्रयोग, सचित्र विवरण। तो जो सामान्यीकरण है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुप्रयोग करना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सा अगला क्वेश्चन है? विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना कौन सा परिणाम है? पुनर्बलन का अभाव, अवरोध या तनाव या दमन। विलुप्त होना, खो गए कोई, तो उसका मतलब बताना है कि यह किसका प्रभाव है। विलुप्त होना परिणाम है, तो विलुप्त होना एक जो परिणाम है या पुनर्बलन का अभाव है। पुनर्बलन का अभाव, यदि विलुप्त हो गया तो इसका किसका प्रभाव हो जाएगा? पुनर्बलन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है? रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई है? तो गेने महोदय ने 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ, अधिगम की मतलब सीखने की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? गेने ने अधिगम की 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? 8। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब क्या सही नहीं है? देखिए, मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु, सामाजिक आयु। आप सब बता, मानसिक आयु बता सकते हैं आप, शारीरिक आयु बता सकते हैं, कंकाल आयु बता सकते हैं या सामाजिक आयु। तो इसमें से हम कंकाल आयु नहीं बता सकते। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंकाल आयु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकाल आयु हम लोग सही नहीं है। कंकाल आयु क्या है? सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भूख एक चालक है और भोजन एक, हमको भूख लगती है तो हम कुछ करते हैं, चाल चलते हैं, किसी न किसी तरह से पाने के लिए हम चाल चलते हैं। पर भोजन क्या है? भोजन तो हमको एक उद्दीपन है ना। ये क्या है? उद्दीपक है, साधन थोड़े नहीं है, न साध्य है ना इच्छा पूर्ति है। ये क्या है? एक उद्दीपक को मतलब उसे हम पाने की कोशिश करते हैं, साधन नहीं है, दीपक है, एक उद्दीपक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान कायदे से रखना। भोजन एक, भूख एक चालक है, भूख क्या है? एक चालक है, परंतु भोजन जो है वो उद्दीपक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा मतलब हमको मोटिवेशनल प्रदान जब होगी तो कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट होगा? समाज, सहपाठी, शिक्षक या नेता। तो आप सभी को पता होगा जो मोटिवेशनल होता है, मोटिवेट हम लोग किससे होते हैं? आप लोग खुद सोचिए, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो समाज करता है, सहपाठी भी करता है, नेता भी करता है मोटिवेशनल। अब ये क्वेश्चन जो है पेडागोगी से है, पेडालॉजी से है, तो इसलिए इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हो जाएगा ऑप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा तो शिक्षक हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक हमको हर टाइम लगभग कह सकते हो समाज में हम तभी जब हम उस जगह बैठेंगे, सहपाठी हमको तब करेंगे जब हम मतलब कुछ गलत या कुछ अच्छा उससे पूछेंगे। पर शिक्षक जो होता है वो हर टाइम लगभग जब समझ जाएगा कि स्टूडेंट हमारे कुछ मतलब ध्यान नहीं दे रहे तो मोटिवेट करने लगता है। तो इसलिए जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे देखिए सब चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि इसमें चारों ऑप्शन हो सकते हैं, परंतु जब सबसे करेक्ट आंसर हो वो शिक्षक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संप्रेषण से आशय है। संप्रेषण से आशय क्या है? मनोरंजन का, विचारों का आदान प्रदान, इच्छा पूर्ति, उपयुक्त तीनों। तो देखिए संप्रेषण में मनोरंजन होता है, मानते हैं, ये भी पेडालॉजी से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक करेक्ट आंसर दिया है। इच्छा पूर्ति भी होती है, मानते हैं, बट सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और व्यक्ति जो होगा वो कह देगा नहीं भैया इसके उपयुक्त तो सभी हैं, उपयुक्त सभी इसका गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम संप्रेषण
जो है हमारा, उससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। न मनोरंजन न इच्छा पूर्ति होता है संप्रेषण से, बट कम विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। दर्शाने वाला बिंदु नहीं शिक्षा में। अवधान यानी कि ध्यान, अनुशासन, खेलकूद या चरित्र निर्माण। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं शिक्षा में, तो शिक्षा का ऑप्शन है। तो जो शिक्षा में जो बिंदु नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खेलकूद नहीं है, अनुशासन है, अभिप्रेरणा कर सकती है, शासन अवधान कर सकती है, चरित्र निर्माण कर सकती है, पर खेलकूद नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? शिक्षक, टीचर बालक के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन कर सकता है? किस तरह परिवर्तन कर सकता है व्यवहार में? पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा, भर्त्सना द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो आपको पता होगा यदि टीचर कोई है तो वो सभी के द्वारा, मतलब पुरस्कार उसको मोटिवेट कर सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित अप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रणोद न्यूनतम का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? विद्यालय, संवेदना, शिक्षा, अभिप्रेरणा। आप सभी को पता होगा जो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, जो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कह रहा है, तो सब जो है वो संवेदना है। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी, उसको संवेदना पता है तो पता तो चल जाएगा, संवेद करता है तो उसको ज्ञान कुछ ना कुछ है जरूर। चलिए इसकी जो प्रथम पीढ़ी हो जाएगी वो संवेदना हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है। उन्होंने किस सिद्धांत में इस बात का महत्व दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत। वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो सामाजिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और क्वेश्चन 50 है तो हम किसी न किसी तरह मतलब जल्द वाला कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग भी करना नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब प्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है दिवा, स्वप्न, भग्न आशाएं, उत्सुकता या कुंभ समायोजन। तो आप सभी को पता है उसका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सुकता। प्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। जब होगी तो हमको मोटिवेशनल ज़्यादा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्वधारणा अभिप्रेरक है, सामाजिक, बाह्य या प्रशंसा या चेतावनी पूर्वक आंतरिक धारणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चेतावनी पूर्वक आंतरिक धारणा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वाभाविक प्रेरक है, अनुकरण, दंड, पुरस्कार या प्रशंसा। स्वाभाविक, स्वतः जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रेरक का क्या नाम है? उस प्रेरक का क्या कहेंगे कि हम लोग स्वयं जो करते हैं वो अनुकरण स्वयं करते हैं, दूसरे को देख कर नकल कर लेते हैं, यही क्या है? हमारा स्वाभाविक प्रेरक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, घटाता है, उसे कहते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, मतलब नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए, आप थोड़ा सा रुक करके उसको कायदे से पढ़ के आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं कि वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं। अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं या कोई नहीं। तो वह प्रेरक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, उत्साह जो बढ़ाएगा, ध्यान देना, तो उसे क्या कहते हैं? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। वही क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। हम लोग क्या हो गए? मोटिवेट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। मोटिवेट यदि आपने कायदे से पढ़ लिया तो मैं आशा करता हूँ मोटिवेट जो होता है, मोटिवेट आपको मतलब आपको कह सकते हो करीब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं।
2 नंबर तो आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो इसका अब क्यों प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या कर सकता है, आवश्यकताएं कर सकती है, आकांक्षा स्तर एवं रुचि कर सकती है, संवेगात्मक स्थिति कर ले सकती हैं, या उपयुक्त सभी। मतलब मोटिवेशन आप कब होंगे, जब आवश्यकताएं होंगी तब होंगे, या आकांक्षा स्तर एवं रुचि होंगी, या संवेगात्मक स्थिति होंगी, या सभी हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ये सभी स्थितियाँ हमारी मतलब मोटिवेशनल को प्रभावित कर सकती हैं। सभी स्थितियाँ, आवश्यकता होगी तभी हम मोटिवेट हो सकते हैं, आकांक्षा एवं रुचि होगी तभी हो सकते हैं, और संवेगात्मक स्थिति होगी तब भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह है जन्मजात प्रेरक, राजनीतिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, या अर्जित प्रेरक। सभी को पता होगा ये कौन सा होगा, जन्मजात प्रेरक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। अर्जित प्रेरक नहीं, सत्ता, उपलब्धि, क्रोध, आकांक्षा स्तर। तो कौन सा प्रेरक अर्जित नहीं कर सकते हैं, प्रेरक नहीं है, अर्जित मतलब हम लोग अर्जित प्रेरक नहीं कर सकते, उसको अर्जित हम नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रोध प्रेरक अर्जित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य में मनोवृत्तियाँ, मद, व्यासन होना चाहिए, ये व्यासन होगा, आदत की विविधता, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा सभी, कि जीवन लक्ष्य में मनोवृत्ति, या मद, व्यासन, या आदत की विविधता, या उपयुक्त सभी। तो सभी हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यह कथन है। तो मैं हर बार की तरह 48 नंबर लगभग मैं एग्जांपल देता हूँ तो आज ये भी एग्जांपल ही रहेगा। अगली बार मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 20 क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसी तरह से वीडियो अब चलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो हमारा जो आज क्वेश्चन है वो क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यह कथन है गिलफोर्ड, बर्नार्ड, या स्किनर, या गुड का। तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो शेयर ज़रूर करिए, दूसरों को मदद ज़रूर मिले। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित से अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता, उत्सुकता, चिंता, या गतिशीलता। लक्ष्य नहीं है तो चिंता जो है ये लक्ष्य नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्यास एक तरह की है, अचक्रिय आवश्यकता है, चक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है, या अर्जित आवश्यकता है। तो प्यास एक तरह की जो है, प्यास एक तरह की चक्रीय अवस्था है। क्या है, चक्रीय अवस्था। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन आज समाप्त हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको समझ में आ जाए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।